भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? जो लेखा जोखा रखता है तो CAG होता है। ठीक है, कौन होता है? CAG होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? CAG होता है। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? CAG होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। कौन होता है संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान? संपरीक्षा एवं लेखा प्रणाली, संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान बोल रहा है तो CAG होता है। CAG संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? CAG। केंद्र सरकार के व्यय का नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार जो व्यय करता है उसको कंट्रोल करने की शक्ति किसके पास है? तो CAG के पास है, यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पास। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटिंग जनरल, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पास है। केंद्र सरकार के व्यय की नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? CAG के पास है। खर्च को नियंत्रित कौन करता है केंद्र सरकार का? नियंत्रक होता है एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के खर्च का कंट्रोलर कौन होता है? CAG होता है। केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। केंद्र सरकार के व्यय को यानी खर्च को, ठीक है, नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है दोस्तों? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। कौन सा अधिकारी जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। कौन अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण करता है? लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है। लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है। लेखाकरण के जिम्मेदार है। लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है कौन? CAG लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। क्या है? भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण करता है। भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण करता है। भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण करता है। भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण करता है कौन? CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहते हैं किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए काम करता है। CAG किसके लिए काम करता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए काम करता है। CAG किसके लिए काम करता है? संघ सरकार और राज्य सरकार के लिए। ठीक है, आर्टिकल 148 में वर्णित है। 148 में 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ एवं राज्य सरकार के लिए। संघ एवं राज्य सरकार के लिए काम करता है। मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में। मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के लिए। मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। संघ एवं राज्य सरकार के लिए कार्य करता है। ठीक है, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय को नियंत्रित करना है? तो कार्यपालिका के खर्च को नियंत्रित करना है। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके खर्च पर कंट्रोल करना है? कार्यपालिका किसके खर्च पर कंट्रोल करना है? कार्यपालिका के किसके खर्च पर कंट्रोल करना है? कार्यपालिका के किसके खर्च पर कंट्रोल करना है? कार्यपालिका के लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके खर्च पर कंट्रोल करना है? कार्यपालिका के लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके खर्च पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के
लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके खर्च पर कंट्रोल करना होता है? कार्यपालिका के। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए? मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में मुख्य लेखाकार, लेखा परीक्षक यानी लेखा जोखा रखता है, तो राज्य के लिए भी रखता है, संघ के लिए भी रखता है। भारत के केंद्रीय स्तर पर रेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के क्षेत्र में आता है। केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत में आता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत में आता है। भारत के केंद्रीय स्तर पर रेखांकन तथा रेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा के क्षेत्र में आता है। केंद्रीय स्तर पर रेखांकन करना है तो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो CAG के नियंत्रण में आता है। केंद्रीय स्तर पर रेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में आता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष तक होता है CAG का कार्यकाल। अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष कहिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो नियुक्ति की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर CA कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल यानी सेवानिवृत्ति कब होता है? 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 6 वर्ष के बाद एवं 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में होती है? 148 के अंतर्गत में होती है। उपराष्ट्रपति का 63 है दोस्तों। 76 का महान्यायवादी का है, केंद्र सरकार का। 280 तो आपको कैश का इमरजेंसी से संबंधित है। ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? 148 के। CAG की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत में होती है? 148। CAG की नियुक्ति किसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 148 राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में होती है? संविधान के 148 के अंतर्गत में नियुक्ति होती है। संविधान के 148 के अंतर्गत में नियुक्ति होती है CAG का। ठीक है। जो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो तब तक बना रहता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो किसी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति से अपील करके या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया की ही तरह। हाँ, तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको जो पद से हटाते हैं उसी की प्रक्रिया की तरह हटाते हैं। ठीक है। तो B आंसर सही होगा। CAG के सदस्य को कैसे हटाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है ना भारत के, उसी की तरह हटाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी की तरह CAG के सदस्य को भी हटाया जा सकता है। CAG को जो सदस्य होता है कैसे हटाते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है जैसे उसको जो हटाने की प्रक्रिया है उसी प्रकार CAG का भी सदस्य को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है। CAG के महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? न्यायाधीश की तरह। किसकी तरह? न्यायाधीश की तरह हटा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है। किस प्रकार? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार 12 का दोस्तों बोल रहा है, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है। उसी प्रकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है। किस प्रकार? उसी प्रकार जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है ना, हटाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रकार जिन आधारों पर दोषसिद्धि करने के बाद संसद के यानी 2/3 बहुमत के साथ दोनों सदनों द्वारा हटाया जा सकता है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत सदस्य के द्वारा किन आधारों पर दोषसिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पास होना चाहिए। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पास होना चाहिए, ठीक है, 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है, यानी दोनों कदाचार और अक्षमता ये दोनों के आधार पर CAG को हटाया जा सकता है। CAG को दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत के साथ, ठीक है, कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों का, ठीक है, दोनों सदनों में कितना चाहिए? 2/3 बहुमत। दोनों सदनों में 2/3 दोनों सदनों में 2/3 दोनों सदनों में बहुमत चाहिए। कदाचार अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं। किस सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने से रोक है? तो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद पर अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त है किसी सरकारी पद से, ठीक है, तो उसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं बना सकते। जैसे कोई सरकारी काम कर रहा है, ठीक है, और उसे रिटायर हो गया तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पद पर नहीं भेज सकते, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद पर नहीं भेज सकते। किस सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर। किस सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को, ठीक है, जो रिटायर हो चुका है सरकारी पदाधिकारी, उसको सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति करने की वर्जना है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर नहीं कर सकते। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं, ठीक है, भारत के महान्यायवादी बना सकते हैं। किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो AK चंदा को, जबकि रोक है दोस्तों। सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था AK चंदा को। फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था AK चंदा को। फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था AK चंदा को। CAG का, ठीक है, CAG का फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया तो AK चंदा को। जबकि मना है कि सेवानिवृत्ति नियंत्रक है यानी रिटायर व्यक्ति था सरकारी, और उसे CAG का फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया है AK चंदा को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को देगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। CAG का रिपोर्ट जो होता है किसे देता है? राष्ट्रपति को देगा। CAG रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। CAG के रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को देगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देगा? प्रतिवेदन को देगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है किसे? राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? जो रिपोर्ट देगा CAG, उसके आधार पर कौन कार्य करता है? लोकलेखा समिति, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी लोकलेखा समिति कार्य करता है। CAG जो रिपोर्ट जारी करेगा राष्ट्रपति को, उसके आधार पर
यानी सीएजी किसको रिपोर्ट देगा, राष्ट्रपति को देता है। उसके आधार पर कौन कार्य करता है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के हेड कौन होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है, लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति कार्य करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन कार्य करती है, लोक लेखा समिति। सीएजी जो रिपोर्ट देगा उसके आधार पर कौन कार्य करेगा, लोक लेखा समिति। सीएजी जो रिपोर्ट देता है उसके आधार पर कौन कार्य करता है, लोक लेखा समिति। सीएजी जो रिपोर्ट देगा उसके आधार पर कौन कार्य करती है, कौन समिति, लोक लेखा समिति कार्य करती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में किस समिति मित्र या दार्शनिक निर्देशक गाइड के रूप में कार्य करती है, तो लोक लेखा समिति को करता है। लोक लेखा समिति को गाइड करता है। किसे करता है, लोक लेखा समिति को गाइड करता है। सीएजी किस समिति को दार्शनिक मित्र और गाइड करता है, दार्शनिक के रूप में, मित्र के रूप में गाइड करता है लोक लेखा समिति को। सीएजी किसको मदद करता है, मित्र के तौर पर या दार्शनिक के तौर पर या गाइड के तौर पर, इसे निर्देशक कहते हैं। ठीक है। तो लोक लेखा समिति को मदद करेगा। सीएजी किसे मदद करता है, लोक लेखा समिति को मदद करता है। सीएजी किसे मदद करता है, लोक लेखा समिति को मदद करता है। किस आधार पर, मित्र के आधार पर, दार्शनिक के आधार पर या गाइड के आधार पर। मित्र के आधार पर, दार्शनिक के आधार पर या गाइड के आधार के रूप में कार्य करता है कौन, लोक लेखा समिति। सीएजी परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के कौन से समिति के बोल रहा है, मित्र, दार्शनिक एवं निर्देशक के रूप में कार्य करता है, तो लोक लेखा समिति के निर्देशक के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति के निर्देशक के रूप में कार्य करता है, यानी लोक लेखा समिति के निर्देशक कौन बन जाएगा, सीएजी बन जाएगा। ठीक है। या दार्शनिक बन जाएगा या मित्र बन जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक एवं निर्देशक के रूप में कार्य करता है, तो लोक लेखा समिति के आधार पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही कथन क्या है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाँ, राष्ट्रपति करता है। इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए कथन देख रहे हैं दोस्तों, और इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, बात सही है। ठीक है। लेकिन इस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। सीएजी पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। वह केवल लोक उपक्रम को लेखा परीक्षक कर सकता है, नहीं। भारत सरकार के मित्रों को मंत्रालय को लेखा तैयार करता है, नहीं। सिर्फ इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोक लेखा के बारे में सही कथन क्या है, सिर्फ राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति। इस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है सीएजी पर। ठीक है। वह केवल लोक उपकरणों को लेखा परीक्षक कर सकता है। देखिए सबसे उपयुक्त आंसर होगा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोक लेखा समिति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सीएजी किसको गाइड करता है, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को मदद करता है या निर्देशक करता है, या मित्र के रूप में कार्य करता है या निर्देशक के रूप में कार्य करता है, लोक लेखा समिति का मदद करता है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन कार्य करता है या उसकी रिपोर्ट कौन लेता है, तो लोक लेखा समिति एक्शन लेता है उसके आधार पर, सीएजी के आधार पर।